चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इतनी गंदी राइटिंग आ रही है आज। ठीक है, अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में तुम्हें सिंपल सी पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हीट इज इक्वल टू जीरो। तो जब हीट इक्वल टू जीरो तो हमारा प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबैटिक। अब तुम्हें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस के डब्ल्यू। अब क्यू इक्वल टू तुम्हारा जीरो है तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन आ चुका है। बोलो यस और नो, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें दो चीज आती है, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल के लिए तो बड़ा सिंपल है, लेकिन रिवर्सिबल के लिए हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सुनिए मेरी बात। तुम्हें यह भी पता है कि डेल यू इक्वल टू होता है एन सी वी डी टी, और वर्क डन इक्वल टू तुम्हें पता है कि माइनस के पी डी वी होता है, राइट और रॉन्ग। इतनी चीज पता है, तो हम पहले निकाल रहे हैं किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इंटरनल एनर्जी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस के पी डी वी। क्लियर है। अब देखो हमें पता है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा पक्का इसमें इंटीग्रेट तो होगी ही चीजें, और इंटीग्रेट होने के लिए हमें वॉल्यूम में वॉल्यूम का फंक्शन चाहिए, टेम्परेचर में टेम्परेचर का फंक्शन चाहिए। तो आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी बाई वी। क्लियर है पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एन सी वी डी टी, या एन को तुम अभी वन ही मान लो, नंबर ऑफ मोल भी क्या मान लो, इज इक्वल टू वन ही मान लो, क्योंकि परेशानी नहीं होगी बार बार लिखने में। इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर। तो प्रेशर की जगह तुम क्या लिख दोगे, आर टी माइनस के आर टी बाई वी इंटू क्या आ जाएगा, डी वी। राइट। इस टेम्परेचर को कहाँ ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो हमारा कितना हो जाएगा, सी वी बाई आर माइनस के टी भी इधर ले आओ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। कितना हो जाएगा, डी टी बाई टी। राइट और रॉन्ग। इधर क्या कर लो, टेम्परेचर T1 से T2 इंटीग्रेट कर दो, इधर dV बाई V, यहाँ से वॉल्यूम V1 से V2 कर दो। क्लियर है पॉइंट। अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस के सी वी बाई आर एल एन T2 बाई T1। डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं इंटीग्रेट करके, एल एन टी आएगा, एल एन टी को T2, इतनी चीज तुम्हें क्लियर हो चुकी है। इज इक्वल टू इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एन V2 बाई V1। सिंपल है इतना। अब देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे, अगर इस माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, एल एन T1 बाई T2 इज इक्वल टू आर अपोन में सी वी एल एन V2 बाई V1। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारा निकल के आया फर्स्ट फॉर्म। मैंने कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ मैंने क्या किया, अंदर को करूंगा तो इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अभी T1 को ऊपर लेके जाऊंगा तभी तो हमारा माइनस 12 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस RCB को मैं उधर ले गया, तो ये तुम्हारा आया फर्स्ट एक्सप्रेशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रुके रहो, सुन लो मेरी बात। तो तुम्हें पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू होता है R। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं CV से डिवाइड कर दूं तो CP बाई CV माइनस के CV बाई CV इज इक्वल टू R अपोन में CV। तो CP अपोन में CV इज इक्वल टू बन जाता है गामा, माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, R अपोन में CV। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है। तो इस R अपोन में CV की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, देखिए। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ln T1 बाई T2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R क्यों करेंगे, R अपोन में CV इज इक्वल टू हो चुका है गामा माइनस के 1 इंटू ln V2 बाई V1। ठीक है, या मैं दूसरी फॉर्म में लिख दूं ln T1 बाई T2 इज इक्वल टू हो चुका है ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस के 1। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। अब अगर मैं इसको ln को हटा देता हूं तो हमारा एक्सप्रेशन फाइनल यहां से क्या बन के आ जाता है कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस के 1। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि T1 V1 की पावर गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू V2 T2
वी की पावर गामा माइनस के 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है, यही इक्वेशन हम यूज करते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। एक्चुअल में जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मैं तुम्हें अभी आगे और भी बताऊंगा, उसमें वर्क डन पूछेगा तो सिंपल है, वर्क डन इक्वल टू तुम निकाल दोगे, कोई भी फॉर्मूला पुट कर दोगे, वर्क डन इक्वल टू निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, वर्क डन इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगा। तो वर्क डन की जगह तुम माइनस पीडीवी भी लिख सकते हो और इंटरनल एनर्जी की जगह तुम एनसीवी डीटी भी लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होते। क्वेश्चन क्या देता है कि हम किसी प्रोसेस को एडियाबैटिक तरीके से ले जा रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है T1 है, कोई मोनोएटॉमिक गैस है, कुछ भी लिख के देता है वॉल्यूम, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस होने के बाद। वो उस फाइनल चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, T1 V1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस की 1। तो ये तुम्हारी जो इक्वेशन आई है, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये तुम्हारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ये रिलेशन किसके बीच में है, जब तुम्हारा टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। क्लियर है पॉइंट? इन चीज को सार को नोट आउट करो, एक बार नोट करो, फिर मैं कंप्लीट बताऊंगा तुम्हें। इस पूरी को नोट करो। हो गया? अब हमारी इक्वेशन आ गई। अब चलिए आगे प्रोसेस। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल, तुम ये बड़ी गलती करते हो कि तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता चलता। अभी ये जो चीजें मैं तुम्हें सारी की सारी निकाल के बता रहा हूं, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, रिवर्सिबल। अब आगे चलते हैं। अब हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन क्या आ चुकी है कि टीवी की पावर गामा माइनस के 1। ठीक है, ये सब मैं रफ कर रहा हूं। हमारी पहली इक्वेशन आई कि T1 V1 की पावर गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस की 1। राइट, मैंने इसको रख लिया। अब ये जो इक्वेशन आई है, इसमें हमें जो रिलेशन दे रखा है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे रखा है। राइट और रॉन्ग? तो अगर मुझे किसी और फॉर्म में रिलेशन चाहिए, लेट्स सपोज कि मुझे तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू को पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना। लेट्स सपोज कि मैं तुम्हें मान रहा हूं कि T1 V1 की पावर गामा माइनस के 1 इक्वल टू मैं कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं। राइट, या टीवी की पावर समझो कि टीवी की पावर क्या हो गया, गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब तुम्हें 1 पुट करना हो तो T1 V1 गामा माइनस के 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस के 1। लेट्स सपोज, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें पता है कि PV इज इक्वल टू होता है RT, राइट। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू यहां से निकाल दूं कि टेम्परेचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV बाई R, और इस टेम्परेचर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। देखो कैसे पुट करता हूं, तो जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू को पुट किया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, PV बाई R। ठीक है, या तुम यहां पे मान लो PV बाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में ही है, वॉल्यूम गामा माइनस के 1 और इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। राइट, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा माइनस के 1 प्लस के 1, आर कहाँ पे चला जाएगा, उधर फिर से कांस्टेंट में चला जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, PV की पावर सिर्फ गामा बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। या मैं दूसरी फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो जो तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन आई वो ये निकल के आई। बोलो, पॉइंट क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन तुम्हारा रिलेशन दिखा रही है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिखा रही है, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिखा रही है। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, टेम्परेचर की। ठीक है, थर्ड केस पे आओ। थर्ड केस, अगर मैं किसकी वैल्यू पुट करूं, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा RT बाई P। सिंपल है। अब इसी वैल्यू में पुट कर दो, तो TV की पावर गामा माइनस के 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वॉल्यूम की, तो यहाँ पे आएगा T, वॉल्यूम की कितना आ जाएगा, RT बाई V की पावर कितना आ जाएगा, गामा माइनस के 1 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं कुछ भी, क्योंकि जो उधर जाएगा वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखो, इसे कंफ्यूज मत होना, तुम चाहो तो इस वैल्यू को इस वैल्यू में भी पुट करके देख सकते हो। यहाँ T1 V1 इक्वल टू, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की है जिससे मेरा भी टाइम बच जाए और तुम्हारा भी टाइम बच जाए। पॉइंट यही है, तुम चाहो तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लो, T2 की वैल्यू निकाल लो, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा यही एक्सप्रेशन आएगा। अगर तुम ऐसे निकालोगे तो तुम्हारा यही एक्सप्रेशन आएगा डायरेक्ट।
एक बार T1 की वैल्यू पुट की, एक बार T2 की वैल्यू पुट की, तो डायरेक्ट तुम्हारा ये रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो मैंने बस डायरेक्ट कांस्टेंट मान लिया और कांस्टेंट को उधर इस तरीके से कर दिया। ठीक इसी तरीके से अब देखो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर पहले करो आर बार लिखो, आर की वैल्यू क्या होगी गामा माइनस के 1 इंटू टेम्परेचर गामा माइनस के 1 प्लस के क्या हो गया 1 अपॉन में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी गामा माइनस के 1 इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। तो सेम वैल्यू उधर भी आ रखी होगी, और जब सेम वैल्यू उधर आ रखी होगी तो ये गैस कांस्टेंट की जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अरे कट जाएगी ना दोनों से, तो हमारा क्या बच जाएगा टी की पावर गामा अपॉन में पी की पावर गामा माइनस के 1 इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस के गामा इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे माइनस साइन आएगा, और जब माइनस साइन आएगा माइनस गामा प्लस के 1 हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस की। तो ये जो इक्वेशन आई है ये क्या आई है थर्ड इक्वेशन। तो अगर तुम इन चीजों को ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने तीनों चीज इक्वेशन निकाल दी। इधर देखो फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन में क्या है, हर तीनों वेरिएबल का आपस में रिलेशन दे रखा है। ये चीजें आई क्यों, क्योंकि जब तुम एडियाबैटिक प्रोसेस करोगे एक ही स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करोगे तो वो तुम्हें फाइनल चीज पूछेगा या इनिशियल चीज पूछेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें गिवन होगा। तो उस केस पे तुम्हें यही इक्वेशन लगानी है, और ये कब लगेगी जब तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। उससे फालतू ये चीजें कहीं मत लगा देना। इन तीनों इक्वेशन को एक नाम भी दिया गया है जो रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से। इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं, इनको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनको मैं रफ कर रहा हूं सारी चीजें को। अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिखना चाहूं, एक साथ देखो एक साथ, इनको एक नाम भी दिया गया जिसको बोला गया पॉइसन इक्वेशन। क्या P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया P2 V2 की पावर गामा। और थर्ड इक्वेशन तुम्हारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन आ गया T की पावर गामा P1 माइनस के गामा इज इक्वल टू T1 P1 दे लो चलो, T2 गामा एंड P2 1 माइनस के गामा। पॉइंट क्लियर है। ये जो इक्वेशन है तीनों इक्वेशन ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। और सेकंड पॉइंट, इन्हीं इक्वेशन को नाम दिया गया पॉइसन इक्वेशन। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉइसन इक्वेशन क्या है, तो ये सारी पॉइसन इक्वेशन है। ठीक है, पॉइसन या पॉइसन पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन इस पॉइसन इक्वेशन बोला जाता है। साथ ही तुम्हें पूछ ले कि ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। इस चीज को साथ के साथ कॉर्नर में लिखते रहो चिपका के, वरना तुम्हें भूल जाते हो तुम। इनको तीनों इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल के वैलिड होगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम्हें, P1 V1 गिवन होगा, गामा गिवन होगा, P2 गिवन होगा, T2 पूछ लेगा, या तुम्हें P1 गिवन नहीं होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, P1 गिवन होगा, V2 गिवन होगा, P1 पूछ लेगा। इस तरीके से इन इक्वेशन का यूज किया जाता है। जब क्वेश्चन करोगे या क्वेश्चन जाके देखोगे असाइनमेंट में या बुकलेट में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन इक्वेशन का यूज क्या है। क्लियर है पॉइंट, बोलो क्लियर है पॉइंट कि नहीं है। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन यूज होगी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी। अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में तुम्हें पता है कि चेंज ज़्यादा होता है, सडन चेंज होता है। बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस करो। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस करो एक बार। अब देखो, जब तुम्हारा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो तुम्हें पता है कि Q इक्वल टू तुम्हारा जीरो ही है, और जब Q इक्वल टू जीरो है तो तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आ रहा है हीट कैपेसिटी, राइट। और तुम इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, माइनस के एन सी वी, माइनस के एन सी वी, वो इंटरनल एनर्जी वर्क डन के इक्वल। तो माइनस के एन सी वी मैं क्या कर सकता हूँ डी टी इक्वल टू क्या कर सकता हूँ माइनस के पी डी वी। तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। पहला तो माइनस एन, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, एन सी वी T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू माइनस के P2 V2 माइनस के V1, राइट। तो एक फॉर्मूला तो तुम्हारा ये हो गया। बस इसी को अरेंज करते रहना। अगर वॉल्यूम की फॉर्म में दे तो ये जो फॉर्मूला होगा, जो तुम ये इक्वेशन यूज करते हो, ये कब वैलिड है, जब तुम्हारा प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। तो बस इरिवर्सिबल में एक ही इक्वेशन लगती है। तुमसे अगर वर्क डन पूछ ले तो NCV/dt लगा दो, या तुमसे NCV दे के कुछ और पूछ ले तो ये फॉर्मूला यूज कर दो। तो यही चीज़ बस इरिवर्सिबल में यूज होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ध्यान से सुनो।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आ रखे है इस चीज़ पे। ये रिवर्सिबल के लिए इसको याद रख लो। इंटरनल एनर्जी तुम्हें पता लग गया, Q इक्वल टू 0 होता है, तो Q इक्वल टू वर्क डन, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता लग गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में, कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या मैं कहूँ कंप्रेशन या एक्सप्रेशन में क्या चेंज होता है। ध्यान से सुनो। एडियाबैटिक सिस्टम में तुम्हें पता है कि Q इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब जब Q इक्वल टू 0 हो गया तो तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हो गया। पॉइंट क्लियर है। अब वर्क डन इज इक्वल टू हो चुका है NCV T2 माइनस के T1। ये तुम्हारा क्या हो चुका है, वर्क डन। बोलो हो चुका है कि नहीं, कि वर्क डन इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का अगर फॉर्मूला पुट करूं तो यही आएगा। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं। अगर हमारा सिस्टम, अब वर्क हमारा दो तरीके से होता है, वर्क दो तरीके से। पहला वर्क कि बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं, तो बाय द वर्क सिस्टम होगा तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा, या मैं इसको बोल देता हूं कि एक्सपेंशन होगा। ध्यान से सुन लो, एक्सपेंशन होगा। और दूसरा हमारा वर्क क्या हो सकता है, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो उस केस में जो वर्क होगा इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, राइट और रॉन्ग। इतनी चीज क्लियर है भाई। हमने बस, मैं कुछ नहीं किया, एडियाबैटिक में Q इक्वल टू 0, डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। मैंने डेल्टा U का फॉर्मूला लिखा NCV T2 माइनस TV, इतना चीज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन हमारा दो तरीके का हो सकता है, कि हमारी W का साइन जो एक्सपेंशन वर्क के लिए आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिसको हम बाय द सिस्टम बोलते हैं, और एक्सपेंशन का साइन मतलब कंप्रेशन का साइन पॉजिटिव आएगा, जिसको हम ऑन द सिस्टम बोलते हैं। अब ये बात सुनो कि जो इस W का साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, इन टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमारा टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, अगर हमारा टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, या मैं कहूं कि T फाइनल ग्रेटर देन T इनिशियल है, कि जो हमने इनिशियल लिया था T फाइनल ग्रेटर देन T इनिशियल है, तो इस केस में जो हमारा T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो हमारा वर्क डन भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और जब कंप्रेशन होगा इसका मतलब टेम्परेचर T1 से T2 गया है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। फिर से सुनो कि जब हमारा टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब हमारा पहले टेम्परेचर इनिशियल T था, हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया वो पहुंच गया T फाइनल तक, और जब हमने वर्क डन निकाला तो वर्क डन आया पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा कंप्रेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एडियाबैटिक में कंप्रेशन होता है, जो हमारा कंप्रेशन होता है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। क्यों हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि कंप्रेशन होने के लिए वर्क डन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव तभी होगा जब तुम्हारा T2 ग्रेटर देन T1 होगा। और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि जब हमारा इनिशियल टेम्परेचर लोएस्ट था और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो जब तुम्हारा टेम्परेचर T1 से T2 हाईएस्ट हो जाता है तो उसका मतलब हमारा हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। और वो हीटिंग इफेक्ट कहां शो करेगा, जब तुम्हारा कंप्रेशन होगा। तो इस चीज को ध्यान रखो कि जब T फाइनल ग्रेटर देन T1 तो हमारा प्रोसेस होगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब ये है कि वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तभी बता रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। लिख लो इन चीज को, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब जो कंप्रेशन होगा गैस का, अगर हम एडियाबैटिकली एक गैस को एक्सपेंड करेंगे या एक गैस को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन करने के दौरान वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। चाहे तुम करके देख लेना, वो क्या करेगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, लिख लेना। पॉइंट नंबर 2 कि अगर हमारा T इनिशियल ग्रेटर देन T फाइनल हो जाए, भाई अगर तुम्हारा टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2 हो जाए, या मैं कहूं कि जो तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर था वो ग्रेटर देन T फाइनल हो जाए,
राइट। तो इस केस में जो T2 माइनस के T1 होगा इक्वल टू नेगेटिव साइन आएगा, और जब नेगेटिव साइन आएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और जब वर्क डन नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया कि नहीं। अब एक्सपेंशन के दौरान एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताइए। तो इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनिशियली जो तुम्हारा टेम्परेचर लेट सपोज कि 10 डिग्री सेल्सियस था, तो तुम्हारा जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो एडियाबैटिक में एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और एक्सपेंशन में एडियाबैटिक में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में तुम यहां भी लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक्सपेंशन में जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, और जब तुम्हारा ऑन द सिस्टम या कंप्रेशन होगा तो इस केस में जो तुम्हारा टेम्परेचर होगा वो तुम्हारा इंक्रीज होगा। अब एक बात और सुन लो, तुम्हें ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज़्यादा होता है, राइट और रॉन्ग। अरे वर्क डन जो रिवर्सिबल है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से इरिवर्सिबल में ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हें बोलने लगूँ कि इसमें एक्सपेंशन में जो वर्क डन एक्सपेंशन में होगा वो ज़्यादा होगा, और एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंशन में डेल्टा टी का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल या एज कंपेयर टू कंप्रेशन। चल छोड़ दो, रहने दो, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना। ध्यान से सुन लो, जो भी वर्क डन इस केस में ज़्यादा होगा, अगर वो एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखा रहा है कंप्रेशन से, तो इसका मतलब कि जो डेल्टा जी चेंज आ रहा है, जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो हमारा फॉल इन टेम्परेचर होता है एडियाबैटिक में वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस इस चीज़ को याद रखो, ठीक है, कि जो फॉल इन टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो हमारा एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क डन होता है वो ज़्यादा होता है ग्रेटर देन इरिवर्सिबल से, ठीक है। फिर ये एक्सपेंशन तुम्हें बता दिया। तीसरी चीज़, अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि जो वर्क डन होगा, तुम्हारे पास दो गैस है, एक आइडियल गैस है, और एक तुम्हारे पास वैन डर वाल गैस है। तो इन आइडियल गैस में और वैन डर वाल गैस में किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, तो ध्यान रखना कि वर्क डन एक्सपेंशन जो होगा वो आइडियल गैस का ज़्यादा होगा, किससे, वर्क डन वैन डर वाल गैस से, ठीक है। इस चीज़ की ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये तुम्हारा सारा का सारा वर्क डन का सिस्टम था। ये तो सिर्फ फॉर्मूले बताया, अभी कंपैरिजन करना बाकी है कि कौन सा वर्क डन ज़्यादा होगा। एडियाबैटिकली अगर हम किसी प्रोसेस को आइसोथर्मली करेंगे तो उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, कि एडियाबैटिकली करेंगे तो उसका प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्क डन कंपैरिजन। ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो कि वर्क डन कंपैरिजन। देखो ये चीज तो श्योर है कि हमेशा रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होगा, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि किसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिकली करेंगे और आइसोथर्मली करेंगे तो इन दोनों में से वर्क डन किसका ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। ये चीज़ तो कंफर्म है कि हमेशा जो रिवर्सिबल का वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन होगा इरिवर्सिबल से। लेकिन अब हमारी कंफ्यूजन ये है कि एक तो हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है, तो इन दोनों में से किसका वर्क डन ज़्यादा होगा। क्या रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का ज़्यादा होगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होगा। तो मैं अब वो निकालने जा रहा हूँ। तो निकालने के लिए सुनिए, तुम्हें पता है कि आइसोथर्मल वर्क डन में वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, माइनस के PdV। अगर मैं सिंपल सी PV इज इक्वल टू nRT ले लेता हूँ गैस कांस्टेंट, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ निकाल दूँ या dP/dV करूँ, या सपोज करो चलो मैं इसका एंट्री डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, PdV प्लस के VdP कर सकता हूँ। बोलो हाँ है ना, इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं 0 मान लेता हूँ जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं कर सकता हूँ कि वी डी पी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के पी डी वी। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पी बाई वी। ये प्रोसेस कब आया, ये डी पी बाई डी वी, इसको बोलते हैं स्लोप। जो तुम पी वी कर निकालते हो ना, उसमें जो वर्क डन निकालते हो, उसमें जो स्लोप निकालते हो क्या होता है, डी पी बाई डी वी। तो कितना आया, माइनस के पी बाई वी। कब आया, जब हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल था। ठीक है। अब चलिए एडियाबैटिकली, ये तो आइसोथर्मल था कि डी पी बाई डी वी, जब हम पी वी कर्व की बात करते हैं तो उसमें हमारा कर्व आया माइनस के पी बाई वी। अगर हम एडियाबैटिकली चलें, एडियाबैटिकली चीज़ों को लेके चले, तो एडियाबैटिकली में तुम्हें पता है कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी वी की पावर गामा माइनस के वन, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं करूँ v की पावर गामा डी पी, राइट, प्लस के क्या हो जाएगा, गामा रुको, इसका किया तो इसे कांस्टेंट हो गया। अब इसका कर रहा हूँ तो इसका कितना हो जाएगा, गामा प्रेशर कांस्टेंट ही हो गया, पी गामा v की पावर गामा माइनस के वन इंटू डी वी। ठीक है, क्लियर, बोलो, इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं इसको लिखूं v की पावर गामा डी पी इज इक्वल टू माइनस के पी गामा v की पावर गामा माइनस के वन इंटू डी वी, तो हमारा कितना हो जाएगा, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस के पी बाई वी गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस के वन, राइट। तो हमारा कितना हो जाएगा कि डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस के पी, राइट, यहाँ पे कितना है, गामा v की पावर गामा माइनस के वन, और जब ऊपर जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा, गामा, तो गामा से गामा कट गया, राइट और रॉन्ग, कितना बचा, माइनस के वन। पूरे ओपन करके दिखानी पड़ती है तुम्हें। तो कितना हो गया कि डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पी गामा, और यहाँ पे क्या आ गया, v माइनस के वन। तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो नीचे चला जाएगा, तो डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पी बाई वी इंटू क्या हो गया, गामा। तो ये जो स्लोप निकल के आया है तुम्हारा, ये जो डी पी बाई डी वी, ये किसके लिए आया है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर मैं डी पी बाई डी वी एडियाबैटिक प्रोसेस का कंपेयर करूं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा इंटू डी पी बाई डी वी इंटू डी पी बाई डी वी एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बोलो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्लोप बना रहे हैं, अगर हम कोई स्लोप बना रहे हैं, नेगेटिव स्लोप है, तो किसका ज़्यादा नेगेटिव स्लोप होगा। देखो डी पी बाई डी वी, ये हो गई पी और ये हो गया वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कर्व बनाना, तो अगर ये हमारी कर्व आइसोथर्मल के लिए जा रही है, तो ये जो दूसरी कर्व होगी ये किसके लिए होगी, एडियाबैटिक के लिए होगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये आइसोथर्मल के लिए डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू होता है माइनस के पी बाई वी। तो मतलब वो जो कर्व नेगेटिव आ रहा है बस पी बाई वी से डिक्रीज होके आ रहा है। लेकिन जब हम एडियाबैटिक के थ्रू निकालते हैं तो पी बाई वी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो हमारा गामा है इसकी वैल्यू भी तो कुछ होती है, और इस गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी। और जब सी पी बाई सी रहेगा इसका मतलब गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, और जब ग्रेटर देन 1 ही रहेगा तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, मोर नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। और जब इसका मोर नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ नीचे आएगा कि नहीं आएगा, और उसका ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव डिक्रीज करेगा और वो कम नेगेटिव डिक्रीज करेगा। बोलिए, बोलो हाँ या ना। फिर से देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कभी ये समझे कि पता नहीं सर तो क्या करा रहे। एक्चुअल में हमें वर्क डन कंपैरिजन करना था, और वर्क डन का कंपैरिजन ग्राफ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ग्राफ जब हमें बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हमें वहाँ पे कर्व चाहिए, एक आइसोथर्मल की कर्व और एक एडियाबैटिक की कर्व। और हमें पता है कि ग्राफ किससे बनता है, वर्क डन इक्वल टू पी डी वी वर्क होता है, तो हमें पी वर्सेस वी बनाना है। और जब हम स्लोप निकालते हैं तो जो स्लोप की वैल्यू होती है वो डी पी बाई डी वी होती है। अब जब हम क्या करेंगे, एक बार प्रोसेस को आइसोथर्मली अप्रोच करेंगे और दूसरी बार प्रोसेस को एडियाबैटिकली अप्रोच करेंगे। जब हमने आइसोथर्मली प्रोसेस को अप्रोच किया तो वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस के पी डी वी, हम पी डी वी को मान लेते हैं कांस्टेंट। तो हम अगर स्लोप निकाले
देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। सुनो, हमें क्या निकाला, कर्व निकालने के लिए हमें चाहिए स्लोप, और स्लोप से ही हमें पता लगेगा कि किसकी लाइन ऊपर आएगी और किसकी लाइन नीचे आएगी। तो जब मैंने स्लोप निकाला तो मेरा जो स्लोप आइडियल गैस के लिए आया, मतलब आइडियल गैस के लिए जब मैंने एज्यूम किया तो हमारा स्लोप कितना आया, आइसोथर्मल के लिए, दोनों के लिए, आइसोथर्मल के लिए आया माइनस पी बाई वी। लेकिन जब हमने एडियाबैटिक के लिए निकाला माइनस पी वाई इंटू आर आया, ये गामा। तो ये गामा तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, और गामा की वैल्यू तुम्हें पता है हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि सीपी बाई सीवी होता है, और सीपी का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन सीवी होता है। भाई सीपी का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, सीवी। इतनी बात भी तुम्हें पता है। तो जब गामा की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी तो जो डीपी बाई डीवी का ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा डिक्रीज करेगा, नेगेटिव में है ना। तो जब यहाँ से हमने ग्राफ बनाया, पहले हमने आइसोथर्मल का बनाया, तो पहला ग्राफ किसके लिए आएगा, आइसोथर्मल के लिए। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो हमारा dp बाई डी आता है माइनस के p बाई वी आता है, लेकिन जब एडियाबैटिक के लिए हम निकालते हैं तो इसका माइनस के p बाई वी इंटू गामा आता है। तो ये क्या हो गया, ज्यादा डिक्रीज हो गया। इतनी चीज क्लियर हुई। अब मैं वर्क डन कंपेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, कहाँ है, चलो अब वर्क डन सुनो। तो वर्क डन करते हैं इस तरीके से। चलो मैं एक ग्राफ बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हुआ, ये एक ग्राफ ये आया, एक ग्राफ ये आया, राइट। या तुम यहाँ से ना लेके बीच में से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में से ले लो थोड़ा सा, कि पी वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहा होगा। यहाँ तो ये हो जाएगा कि वॉल्यूम हमारा 0 हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ से ले लो, चलो ये ग्राफ तुम यहाँ से ले लो। इस ग्राफ में मैं सारी चीज़ें तुम्हें दिखा दूंगा कि एक इस तरीके से आया और एक इस तरीके से आया, राइट। अब देखो ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ये क्या हो गया, प्रेशर। अब ये जो पॉइंट है, ये हमने एक पॉइंट मान लिया है यहाँ से। इस पॉइंट पे ये देखो, ये क्या आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है। और जब प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे आइसोबैरिक वर्क मिल रहा है। ये किसके लिए हो गई, आइसोबैरिक के लिए। इस पे देखो, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कौन सी हो गई, आइसोकोरिक लाइन हो गई, राइट। अब हमने जो स्लोप देखा इधर की तरफ, तो हमने क्या देखा कि जो ये लाइन होगी ये हमेशा किसके लिए होगी, आइसोथर्मल के लिए। क्यों होगी आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए dp बाई डी इज इक्वल टू होता है माइनस के p बाई वी। लेकिन इसके लिए ये क्या है, एडियाबैटिक कर्व। ये क्या होगी, एडियाबैटिक कर्व। और एडियाबैटिक के लिए जो dp बाई डी होता है माइनस के p बाई वी इंटू गामा। इतनी चीज क्लियर है। अगर मैं सिंपल सा वर्क डन कंपैरिजन करने लगूं तो वर्क डन मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर द कर्व। तो मैं सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर देख रहा हूं, आइसोबैरिक के लिए, कि आइसोबैरिक के लिए ये कंप्लीट एरिया कवर हो रहा है। चलो, और ये उतार लेना साथ के साथ, तुम्हें पूरा ओपन करके दिखा रहा हूं मैं। इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि ज़िंदगी में तुम्हें कभी थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम ना आए। कभी भी किसी भी बच्चे को पढ़ाओ, आगे तुम्हें भी टीचर ही बनना है। और एजुकेशन तो एक ऐसी है कि ये तो चलती रहती है। मुझसे तुमने सीखा, तुमसे कोई और सीखेगा, उनसे कोई और सीखेगा, ये प्रोसेस तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। और एक ऐसी एजुकेशन फील्ड है ना कि इसमें कोई ये भी नहीं बोलता कि तू मेरा कॉपी मार रहा है। क्या मारेगा भाई, कॉपी मार के तेरी चीज़ों को आगे ही तो बढ़ा रहा है। जो चीज़ अच्छी है उसको आगे बढ़ाओगे तो सपोर्ट ही तो मिलेगा। तो जब तुम आगे कभी पढ़ाओगे किसी बच्चे को, तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि किसने मेरे से पढ़ा है, मेरा टीप रहा है, मेरा कॉपी कर रहा है। ये चीज़ बोलने की नहीं होती, समझे। तो ये चीज़ें जब एजुकेशन में आगे बढ़ती है तो हमें तो खुशी मिलेगी। जब तुम मेरे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के किसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे कहीं बड़े से इंस्टीट्यूट में जाके, जब तुम्हारा नाम होगा कि भाई इस टीचर से अच्छी थर्मोडायनेमिक्स कोई नहीं पढ़ाता, और तुम्हें पता होगा कि तुमने थर्मोडायनेमिक्स मुझसे पढ़ी होगी, इससे बड़ी बात क्या होगी, समझे। तो ये चीज़ें इस तरीके से स्मूथली चलती रहती है, जिंदगी भर चलेगी हमेशा। एजुकेशन ही एक ऐसी है, ऐसी संपत्ति है कि बस कभी रुकती नहीं है और ना ही कभी ख़त्म होती है। चाहे तुम कितनी भी दे दो किसी इंसान को, उसका पेट नहीं भरेगा, समझे। आओ अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जब तुम्हें वर्क डन निकालना पड़े तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब तुम्हारी पहली कर्व आई आइसोबैरिक की, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आइसोबैरिक कर्व। तो इस आइसोबैरिक कर्व में इतना सारा एरिया आ रहा है, देख रहे हो, इतना सारा एरिया। इसका मतलब जो हमारा वर्क डन होगा आइसोबैरिक के लिए सबसे ज्यादा होगा।
होगा कि नहीं होगा? बोलो, अब तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गया हूं मैं वर्क डन के। लास्ट चीज बता रहा हूं तुम्हें, तो वर्क डन क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क डन होगा आइसोबैरिक के लिए ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा आइसोबैरिक के लिए होगा, क्योंकि इतना एक्साइटेड एरिया आ रहा है। सेकंड क्या हो गया कि फिर तुमने देखा आइसोथर्मल कर्व, तो आइसोथर्मल कर्व यहाँ पे है, ये तुम्हारी आइसोथर्मल है, राइट और रॉन्ग। और फिर तुमने देखा क्या? एडियाबैटिक कर्व। अब देखो आइसोथर्मल कर्व में जो तुम्हारा एरिया आ रहा है वो इतना आ रहा है, ये तुम्हारा जो मैं रेड लाइन से कर रहा हूं ना, इतना एरिया तुम्हारा जो आ रहा है वो आइसोथर्मल का है। समझ रहे हो? ये देखो कितना एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कर्व से बनाओगे। और तुम्हारा जो एडियाबैटिक के लिए आएगा, सिर्फ एडियाबैटिक के लिए इतना ही आएगा, इतना ही। तो मुझे बताओ वर्क डन किस में ज्यादा रहेगा? हमेशा आइसोथर्मल में। तो सेकंड पे जो हमारा वर्क डन आ जाएगा कि जो वर्क होगा वो आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। किससे? एडियाबैटिक से। और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? ये कर्व आ जाएगी, ये आइसोकोरिक। आइसोकोरिक पे तो एक लाइन ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन फिर क्या हो जाता है? आइसोकोरिक हो जाता है। लो, एक ही साथ सारी कहानी निपटा दी कि सबसे ज्यादा जो वर्क डन मिलता है हमें वो आइसोबैरिक प्रोसेस से मिलता है। सेकंड जो फिर मिलता है हमें वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो यहाँ से तुम्हें दो चीज़ें भी पता लग गई कि जो किसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मली करें और एडियाबैटिकली करेंगे तो जो हमें वर्क डन मिलेगा वो आइसोथर्मली ज़्यादा मिलेगा एडियाबैटिक से। लेकिन ये किसके लिए एक्सप्रेशन है? ये तुम्हारा एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है, कि जब तुम एक्सपेंशन चीज़ों को कर रहे हो। चलिए और बढ़ते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई, स्लोप पता लगा, ग्राफ पता लगा, हर चीज़ का चीज़ पता लग गई, वर्क डन भी पता लग गया। अब वर्क डन कंपैरिजन करने चलते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब तुम्हें आइसोथर्मल में वर्क डन ज़्यादा ही मिलेगा तो चाहे वो रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो ध्यान रखो कि एक तो हमारा जो रिवर्सिबल होता है उसमें वर्क डन ज़्यादा मिलता है, किससे? इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब दूसरा, जब तुमने ग्राफ से पता किया तो जो हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का जो वर्क डन होगा, नेगेटिव में बात कर रहा हूं, वो ग्रेटर देन होगा नेगेटिव एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। किसका? रिवर्सिबल एडियाबैटिक से। समझे? ये है पहला। ये वर्क कौन सा है? जब नेगेटिव साइन आ रहा है, एक्सपेंशन वर्क है, कि तुम्हारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ज्यादा होगा, किससे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से। पहली चीज। सेकंड पॉइंट ये कि जो तुम्हारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा, अगर तुम्हारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, वो भी ग्रेटर देन होगा, किससे? नेगेटिव साइन लगा लो, -W इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से। समझे? क्योंकि जब हम एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहे हैं तो उसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ही ज्यादा होगा, किससे? एडियाबैटिक से। क्लियर है? बोलो, पॉइंट क्लियर है? ये भी किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जब हम कंप्रेशन वर्क की बात करते हैं, कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में ये वर्क डन अपोजिट हो जाता है। उस केस में वर्क डन एडियाबैटिक ग्रेटर देन हो जाता है वर्क डन आइसोथर्मल। बस इस चीज को याद रखना कि उस केस में वर्क डन ग्रेटर हो जाता है। तो जो मैंने ये ऑर्डर लिखा है तो इसमें क्या आ जाएगा? एडियाबैटिक का वर्क डन रिवर्सिबल के लिए ज्यादा आ जाएगा। किसके लिए? जब तुम कंप्रेशन करा रहे हो। ध्यान से सुन लो, ये जो चीजें हैं ये एक्सपेंशन के लिए है। क्वेश्चन में देख लेना कि एक्सपेंशन दे रखा है कि कंप्रेशन दे रखा है। समझे? तो वर्क डन एडियाबैटिक ज्यादा हो जाएगा, किससे? रिवर्सिबल आइसोथर्मल से। और इस केस में भी वर्क डन इरिवर्सिबल ज्यादा हो जाएगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक ज्यादा हो जाएगा, किससे? वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल से। बस भाई अब तो खत्म ही हो गया। इससे ज्यादा तुम्हें वर्क डन में ना ही कोई पूछेगा ही नहीं। आगे क्या डायलॉग मारो तुम पे, पूछेगा ही नहीं इससे ज्यादा।
मतलब दिस इज द एंड। सब कुछ तुम्हें पता लग चुका है, हर वर्क डन का, हर एक चीज़ का, इंटरनल एनर्जी का, एवरीथिंग। तुम्हें ग्राफ भी पता है, वर्क डन किसका ज़्यादा होता है ये भी पता है, आइडियल गैस का वैन डर वाल्स गैस में किसका ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ तुम्हें पता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन पूरा कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा वर्क डन में नहीं पूछेगा। बस तुम्हें अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम अप्रोच समझ चुके हो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन के साथ अप्रोच बताई है। बाकी एक दो जो क्वेश्चन होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेट्स से चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कराने का मूड तो नहीं है मेरा। चलो, गेट 1996 में आया था, तुमसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन क्या है सुनो। गेट 1996 में आया था, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, क्वेश्चन लिखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CP इज इक्वल टू 29.234 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके, इज expanded adiabatically from 1 decameter cube to 10 decameter cube। किससे कह रहा है? expand adiabatically from 1 decameter cube to 10 decameter cube, right? if Ti is equal to 750 Kelvin, find the temperature या final temperature will be, बोलो क्या आंसर होगा? बोलो क्या आंसर होगा? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? अरे तुम्हें क्वेश्चन से ही पता होना चाहिए कि उसने CP दी है और वॉल्यूम दिया है V1 और ये क्या दिया है, वॉल्यूम V2, राइट। T1 तुम्हें गिवन है, T1 इज इक्वल टू 750, तो कौन सा लगाओगे? रिवर्सिबल का लगाओगे। किसका लगाओगे? रिवर्सिबल प्रोसेस का लगाओगे। तो जब तुम रिवर्सिबल प्रोसेस का लगाओगे तो तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें, कि T1 V1 गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस के 1। बस तुम्हारे पास T1 गिवन है, V1 भी गिवन है, T2 तुम्हें निकालना है, V2 तुम्हें गिवन है 10 डेकामीटर क्यूब। अब गामा निकालना है। अब सिंपल सी बात है कि CP माइनस के CV इज इक्वल टू R होता है, राइट और रॉन्ग? होता है कि नहीं होता? अब CP तुम्हें पता है, या दूसरे तरीके से निकाल लो, गामा इज इक्वल टू क्या होता है? CP बाई CV, राइट। तो अब CP तुम्हें पता है, कितना दे रखा है? 29.234 जूल पर केल्विन पर मोल। तो माइनस के 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? CV। यहाँ से CV की वैल्यू आ जाएगी, और जब गामा की वैल्यू तुम निकालोगे, निकाल ही देता हूँ मैं, CV की वैल्यू, तो गामा इज इक्वल टू देखो कितना आ जाता है, माइनस 29.234 अपॉन में कितना आ जाएगा? 20.9 इक्वल टू गामा की वैल्यू हो जाती है 1.4। इस गामा की वैल्यू 1.4 को यहाँ पे पुट करो, और पुट करने के बाद जो तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा फाइनल, जो T2 आएगा वो इक्वल टू आएगा 298, एग्जैक्ट तो 298.5 डिग्री, और अप्रोक्स क्या लिख दोगे? 300 केल्विन आएगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन है ये, करो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से ही गिवन होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जब तुम करोगे तो तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। करते हो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसे करो और क्वेश्चन करते हैं।